ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं 2025 के वार्षिक राशिफल को लेकर। बहुत लंबे समय से आप लोगों को प्रतीक्षा रही होगी जो अब समाप्त होने वाली है। इस बार मैं जो ये वार्षिक राशिफल है उसको कई हिस्सों में लेकर के आ रहा हूं, जिसमें पहला हिस्सा जो देने जा रहा हूं वह है वार्षिक सारांश। हर राशि के लिए मैं वार्षिक सारांश दूंगा, उसके बाद अलग अलग विषयों पर आपको अलग अलग वीडियो थोड़ा सा डिटेल में दूंगा। तो कई वीडियो आएंगी, अभी उसकी घोषणा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बता रहा हूं कि कई वीडियो आने वाली है और विस्तार से इस बार जो मैं आपको राशिफल 2025 का देने वाला हूं। अभी जो बात करेंगे वो वार्षिक सारांश की बात करेंगे हर राशि वालों के लिए, लेकिन जो मुख्य बातें पूरे वर्ष में रहने वाली हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या मुख्य बातें रहने वाली हैं। लेकिन अब देखिए, जब चर्चा करूंगा तो इसमें तो भाई शुभ बात भी होगी और अशुभ बातें भी होंगी, अच्छी भी होंगी, बुरी भी होंगी। तो उससे पहले मैं आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ दे दूं, ढेर सारी शुभकामना दूं, और जितनी विघ्न और बाधाएं, जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो खूब अच्छी हों ही, लेकिन अगर कोई विघ्न और बाधा आने के संकेत सितारे दे रहे हैं तो मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि वो भी दूर हों और आपके जीवन में चहुमुखी विकास और कल्याण भगवान शिव करें। इस प्रार्थना के साथ जो है वो मैं राशिफल प्रारंभ करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा इस वर्ष की मुख्य बातें ग्रहों के दृष्टिकोण से क्या हैं, और उसके बाद एक एक करके सभी राशियों के लिए वार्षिक सारांश। तो आइए देखते हैं मुख्य बातें इस वर्ष क्या हैं जो सभी राशियों के ऊपर लागू होंगी। एक बात और बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है उसे आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखिए। चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि के आधार पर आप उसे मत देखिए। दूसरा, कितना भी हम लोग मेहनत करें, राशिफल सामान्य ही होता है, इसको अंतिम ना माने। इसकी संभावनाएं होती हैं, क्योंकि मेहनत बहुत किया जाता है तो संभावनाओं की संभावना भी बहुत अधिक होती है। फिर भी इसे आप सामान्य मानिए। आपके जीवन में जो घटनाएं घटित होंगी वो आपके अपनी कुंडली की क्या स्थिति है, वर्तमान में आप किस दशा अंतर या प्रत्यंतर से गुजर रहे हैं, स्थायी जो कुंडली है, जन्म कुंडली, उसमें ग्रहों की स्थितियाँ किस प्रकार की हैं, और वे ग्रह इस समय किस स्थिति में है, इस पर निर्भर करती हैं। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब बात करते हैं राशियों की, जिसमें वर्ष की मुख्य बातें पहले प्रारंभ करते हैं। शनि का गोचर मीन राशि में 29 मार्च को होगा। शनि, देखिए, शनि, राहु, केतु और गुरु ये बहुत प्रभावित करते हैं, क्योंकि एक इनकी दशांतर हो ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्यंतर में सूक्ष्म प्राण में टकराते ही टकराते हैं और आपके जिस भाव में रहेंगे वहाँ लंबे समय तक रहते हैं। तो शनि देव जो है वो 29 मार्च तक अपनी कुंभ राशि में है, लेकिन 29 मार्च 2025 से वो आ जाएंगे मीन राशि में। राहु और केतु का गोचर जो है वो 29 मई 2025 को जो है वो कन्या और मीन में अभी गोचर राहु केतु का चल रहा है, वहाँ से यह सिंह और कुंभ में हो जाएंगे, अर्थात केतु सिंह में चले जाएंगे और कुंभ राशि में राहु आ जाएंगे। तो वर्ष के दौरान बीच में चर्चा किया जाएगा क्या प्रभाव होगा, लेकिन मुख्य बातें समझ लें। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को मिथुन राशि में आ रहे हैं, अभी वृषभ में गोचर कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को कर्क में जाएंगे कुछ समय के लिए, लेकिन पुनः 5 दिसंबर को मीन में आ जाएंगे। तो अब इस वर्ष अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि को प्रभावित कर रहे हैं, मिथुन राशि को प्रभावित कर रहे हैं और कर्क राशि को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के गुरु जो है वो थोड़ा सा इस बार जो है वो आपको अस्थिरता देने की स्थिति बना रहे हैं। 7.5 की अगर मैं बात करूं तो 7.5 चंद्र राशि से देखी जाती है। अगर जिसकी चंद्र राशि कुंभ है उनके लिए अंतिम शनि की ढैया शुरू होगी, क्योंकि जब मीन राशि में जाएंगे तो मीन वालों के लिए मध्य 7.5 क्षमा करिएगा 7.5 शुरू होगी, कुंभ वालों के लिए अंतिम, मीन वालों के लिए मध्य और मेष के लिए 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ इस वर्ष होगा 29 मार्च के बाद। ढैया की बात करूं तो चंद्र राशि से ही ढैया भी देखी जाती है। अभी कर्क और वृश्चिक को प्रभावित कर रहे हैं, दोनों से ढैया समाप्त हो जाएगी और सिंह और धनु के लिए जो है वो शनि की ढैया प्रारंभ होगी। सभी राशियों के लिए जो यह वर्ष है वह 2 तरह का प्रभाव देने वाला है, क्योंकि जो प्रमुख प्रभावशाली लंबे समय तक रहने वाले ग्रह हैं राहु, केतु, बृहस्पति और शनि,
ये मोटा मोटी, क्योंकि 29 मार्च को शनि का हो रहा है, तो आप अप्रैल और बाकी जो परिवर्तन है वो मई में होने वाले हैं। तो मोटा मोटी आप अप्रैल मई ले लीजिए। हमने मई को ले लिया है महीना मिड। मई से पहले हर लोगों के लिए कुछ प्रभाव वर्ष का अलग होगा और मई के बाद जो है वो कुछ प्रभाव अलग होगा। कुल मिला के थोड़ा सा यह वर्ष अस्थिरता देने वाला होगा लगभग सभी राशियों के लिए। किस किस के क्षेत्र में क्या होगा मई से पहले और मई के बाद, उस पर बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वर्ष में 4 ग्रहण 2 मार्च के महीने में 14 और 29 तारीख को और 2 सितंबर के महीने में 7 और 21 तारीख को लगने वाले हैं। तो यह वर्ष का ग्रहों का सारांश मैंने देने का प्रयास किया। अब एक एक करके बात करूंगा कि आपकी लग्न राशि के अनुसार मई से पहले क्या इस वर्ष का सारांश है और मई के बाद क्या इस वर्ष का सारांश है। बात करते हैं सिंह लग्न राशि जिनकी है, उनके लिए 2025 कैसा रहने वाला है इसके ऊपर। जैसा हर राशि वालों के लिए बता रहा हूं कि 2 हिस्सों में मैंने वर्ष को बांटा है। एक मई से पहले और दूसरा मई के बाद क्या रहने वाली है आपके लिए संभावित स्थिति। और यह जो राशिफल है इसको आप सारांश स्वरूप ही लें, क्योंकि और विषयों पर मैं अलग से चर्चा करने वाला हूं, अलग से वीडियो देने वाला हूं। सिंह वालों के लिए बात करते हैं सबसे पहले कि मई तक क्या स्थिति, वर्ष के पहले हिस्से में क्या स्थिति रहने वाली है आपके लिए। तो पहला हिस्सा जो है वो थोड़ा बचत के मामले में, सेविंग के मामले में कठिनाई दिखा रहा है। आप सेविंग करने में असमर्थ होंगे बहुत हद तक। उत्तेजना में आकर के, आवेशित होकर के धन लगाने से भी आपको बचना चाहिए। जमीन जायदाद जो लोग लेना चाह रहे हैं उनके लिए यह समय कुछ हद तक अनुकूल है, सही है। विशेष करके बेचने के लिए तो जमीन से लाभ का योग दिखा रहा है, अधिक लाभ इस समय हो इसकी अच्छी संभावना बन रही है। यात्राओं में चोट चपेट की संभावना बन रही है, तो यात्रा जब आप करें तो थोड़ा सावधान रहें। सुरक्षा की चीज़ों का जो है वो ध्यान रखें। कई बार हम बिना हेलमेट लगाए निकल जाते हैं, बाइक लगाते हैं तो बिना बेल्ट लगाए निकल जाते हैं, स्पीड ओवर लिमिट कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप अपनी ओर से कोई गलती मत करिएगा, क्योंकि कई बार जब ग्रह गोचर ठीक नहीं होते हैं तो अपनी छोटी सी गलती बड़े परिणाम में परिवर्तित हो जाती है। तो आपको चाहिए कि यात्रा में सुरक्षा का ध्यान रखें। शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो मई तक का जो समय है सिंह वालों के लिए वो सामान्य सफलता का दर्शा रहा है। बहुत अधिक सफलता भी नहीं है और कम भी नहीं, एक सामान्य एवरेज परफॉर्मेंस का योग दर्शा रहा है। कुछ विशेष करना हो तो विशेष प्रयास आपको करना चाहिए। शारीरिक कष्ट, विशेषकर शरीर का मध्य निचला हिस्सा प्रभावित रहेगा। सिंह वालों के लिए जो सितारों का संकेत है वह शारीरिक कष्ट और विशेष करके शरीर का जो मध्य निचला हिस्सा भाग है, यानी पेट, कमर, पैर, ये सब जो है आपको परेशान कर सकते हैं। इससे संबंधित कष्ट या पीड़ा आपको हो सकती है। पदोन्नति के लिए जो है वो समय अनुकूल है। करियर के क्षेत्र में पदोन्नति आपको मिले इसकी संभावना है। विवाह के लिए अगर देखा जाए तो यह समय सामान्य दर्शा रहा है, न कोई बहुत उतार चढ़ाव या बहुत समस्या नहीं है। विवाह होने की संभावना बने, इसके लिए समय ठीक है। लेकिन तेज विवाद से भी इनकार नहीं कर सकते। जीवन साथी के साथ जो लोग विवाहित हैं या विवाह के दौरान तेज वैचारिक मतभेद हो, विवाद हो, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वाहन से कष्ट होने की संभावना बन रही है। लेने के लिए समय ठीक नहीं है। तो अगर वाहन खरीदना चाहते हैं तो कोई पहला हिस्सा जो है वर्ष का वो बहुत अनुकूल नहीं दर्शा रहा है और कष्ट की भी संभावना बना रहा है। स्थान परिवर्तन का भी योग जो है वो यह समय मई तक का दिखा रहा है आपके लिए। अब ये तो बात हो गई मई से पहले की। मई के बाद की स्थिति अगर मैं देखूं सिंह लग्न राशि जिनकी है उनके लिए, तो आय में खूब वृद्धि का संकेत मिल रहा है। अच्छी वृद्धि, अप्रत्याशित वृद्धि कुछ लोगों को दिखाई देगी। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। तो करियर के दृष्टिकोण से मई के बाद वाला हिस्सा, अब कौन कौन सा महीना सूटेबल है, कहाँ ध्यान रखना चाहिए, इसकी जब करियर का वीडियो स्पेशल दूंगा तो उस पर बात करूंगा। लेकिन अभी सारांश बता दूं जिसको आप नट सेल में याद रखिए कि मई के बाद का जो समय है वो पद प्रतिष्ठा में वृद्धि और धन के आगमन के दृष्टिकोण से बेहतर दिखाई दे रहा है। एक समस्या नज़र आ रही है और वो है मानसिक उद्विग्नता की। बहुत से लोग जो है वो मानसिक रूप से बहुत उद्विग्न रहेंगे, उत्तेजित रहेंगे।
काल्पनिक चीज़ें अधिक दिमाग में आएंगी। जो चीज़ नहीं हो रही है उसको लेकर के या तो खुश होंगे या परेशान होंगे। मतलब काल्पनिक खुशियाँ और काल्पनिक परेशानियाँ दोनों आप अपने लिए ज़रूरत से ज़्यादा सोचेंगे, तो इस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। बहुत से लोगों के लिए मस्तिष्क से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। थोड़ा बहुत भी कहीं कुछ लगे तो तुरंत आप चिकित्सकीय परामर्श लें, डॉक्टरों से बात करें। वाहन चलाते समय विशेष सुरक्षा का ध्यान मई से पहले भी हो रहा है और इस समय और बढ़ रहा है। तो आपको वाहन से दुर्घटना का योग बन रहा है, तो आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें इन सब चीज़ों को लेकर के। स्थान परिवर्तन से लाभ का योग बन रहा है आपके लिए। अगर इस समय कोई चाहे निवास में चाहे कार्य क्षेत्र में अगर परिवर्तन होता है तो वो लाभकारी होगा। विवाह के लिए समय बिल्कुल सहयोगी नहीं रहेगा और वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव और विवाद की संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। उसमें थोड़ा सा समय, कौन सा महीना अधिक सेंसिटिव है या कौन सा महीना ठीक है, वो जब मैं विवाह की बात करूंगा और रिश्तों की उसमें उस वीडियो में दे दूंगा। लेकिन एक सामान्य नट सेल में जान लीजिए कि जो मई के बाद वाला जो समय है वो वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ठीक नहीं है। हाँ, जो लोग सेकेंड मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि आजकल सेकेंड मैरिज भी बहुतायत में हो रहा है क्योंकि डिवोर्स की संख्या बढ़ी हुई है, तो सेकेंड मैरिज के दृष्टिकोण से कुछ हद तक उपयुक्त है, लेकिन सावधानी तब भी अपेक्षित है। सावधानी बरतें, कुंडली मिलान करें, चीज़ों को ठीक से देखें समझें, फिर जो है वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ें। संतान के दृष्टिकोण से समय बाधाओं से भरा हुआ है। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं वो अगर प्रयास कर रहे हैं तो रास्ता आसान नहीं होगा, बल्कि बाधाएं आएंगी। कुछ न कुछ जो भी समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो, इस तरह की स्थितियां जो है बन रही हैं। बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ हद तक सफलता प्राप्त होगी और विशेष करके उन लोगों के लिए यह जो सफलता देने वाला समय है जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। सामान्य शिक्षा में तो हो सकता है कुछ बाधाएं आएँ, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए समय अनुकूल है। और विशेष करके कहीं अन्यत्र जाकर, जहाँ पे आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वहाँ से अगर आप कहीं दूर जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, अपने आप को इन्हेंस करना चाहते हैं, उस दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए काफ़ी अनुकूलता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह था सिंह लग्न राशि वालों के लिए इस वर्ष का सामान्य सारांश। सामान्य मैं इसलिए हमेशा प्रयोग करता हूँ सामान्य वर्ड, कि ज्योतिष में क्या एक्चुअल घटना घटेगी या घटने की संभावना काफ़ी हद तक जो एक्यूरेसी होगी वो सिर्फ कुंडली देखकर बताया जा सकता है। राशिफल में उसकी चर्चा नहीं की जा सकती। इसमें सिर्फ हम लोग संभावनाएं बताते हैं गोचर के अनुसार, तो इसको आप सामान्य ही माने। यह था आपके लिए इस वर्ष का सारांश। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।